नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जानकारी देना चाहूंगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो उच्च पेंशन से संबंधित मामले हैं, तो इन मामलों के ऊपर पिछले 3 दिन में जो है वो लगातार सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हुई है। 2 अगस्त, 3 अगस्त और 4 अगस्त को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ये जो मामले हैं, तो इन मामलों के ऊपर जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है वो सुनवाई की गई है और इसके ऊपर आज हम फैसले की जो है वो उम्मीद कर रहे हैं। तो जी 3 अगस्त 2022 के दिन माननीय ईपीएफओ के जो अधिवक्ता है, तो उनके द्वारा जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का मुद्दा है, तो वो माननीय बेंच महोदय के सामने रखा गया था, जिसे उनके द्वारा कहा गया था कि जो अंतिम देयता है यानी जो लास्ट ड्रॉन है, यानी जितनी अमाउंट देनी जाए ईपीएस 95 पेंशन योजना की वजह से पेंशन बढ़ोतरी के लिए, तो वो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की होती है। ऐसे में यहाँ पर ये जो फिगर बताई गई थी, तो उसके बाद जो है वो माननीय जज महोदय द्वारा इसके लिए कोई ठोस प्रमाण जो है वो बताने के लिए कहा गया था। तो जी हाँ, उसके बाद यह जो मुद्दा है वो इसी सुनवाई को लेकर जो है वो 3 अगस्त 2000 को हुआ। ईपीएफओ के एडवोकेट और ईपीएफओ द्वारा ये जो दलीलें पेश की गई थी, तो उनके काउंटर में जो है वो 4 अगस्त 2022 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो अधिवक्ता है, तो उनके द्वारा काफी अच्छी तरह से दलीलें पेश की गई थी। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अधिवक्ताओं द्वारा ईपीएस 95 पेंशन योजना में अंतिम देयता के रूप में जो 15 लाख करोड़ रुपए की बात बताई गई थी, तो उसे जो वो बताया गया है और उसकी जगह पर केवल 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, ऐसा ही बताया गया है। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ये जो मामले थे, तो वो इन 3 दिनों में जो है वो काफी अच्छी तरह से जो सुने गए हैं और इनके ऊपर जो है वो आज भी दोपहर को सुनवाई होने वाली है। और इस सुनवाई के बाद जो है वो हम अपडेट यहाँ पर क्या आएगा तो वो हम आपको बता देंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही अब तक की जो सुनवाई हुई है, तो उसके बारे में जो हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में जो है वो 4 अगस्त 2022 के दिन जो है वो कौन कौन सी दलीलें प्रभावी ढंग से जो है वो पेश की गई है। तो जी यहाँ पर जो प्री लंच सेशन था, तो उसके पहले जो है वो जो दलीलें पेश की गई थी, तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एडवोकेट माननीय श्री पिल्लई जी ने पेंशन भोगियों को मामलों को बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। माननीय न्यायाधीश ने दिनांक 22 अगस्त 2014 के संशोधन के परिणामों के बारे में भी पूछा था। उसके बाद श्री पिल्लई जी ने क्लॉज 11 ऑफ 3 को हटाने, पेंशन की गणना के पहले 12 महीने को बजाय 60 महीनों के आधार पर यह जो पॉइंट्स थे, तो उसके बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बहुत ही प्रभावी ढंग से डेटा रखा कि 15 लाख करोड़ रुपए के अतिरंजित आंकड़े के बजाय अंतिम देयता केवल 15,000 करोड़ रुपए ही है। तो जी यहाँ पर जो ईपीएफओ द्वारा बताया गया था कि जो अंतिम देयता की रकम होगी तो 15 लाख करोड़ रुपए है, तो इसके अगेंस्ट में माननीय जज महोदय द्वारा उनको डॉक्यूमेंट्स देने के लिए यानी प्रूफ देने के लिए जो है वो कहा था, और उनके पास जो है वो शायद कोई ऐसा ठोस जो प्रमाण है वो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर माननीय श्री पिल्लई जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में जो दलीलें रखी है, तो उसमें उनके द्वारा प्रूफ के साथ बताया गया कि 15 लाख करोड़ रुपए की बजाय केवल 15,000 करोड़ रुपए का जो अंतिम देयता है, तो वो यहाँ पर है। उसके बाद माननीय पिल्लई जी ने यह भी बताया कि जो डेली वर्कर्स होते हैं यानी दिन भर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, तो उनको भी 1,000 रुपए तक का वेतन मिलता है, और जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है, तो उनको महीने भर में जो पेंशन मिलती है तो वो 1,000 से भी कम है। तो यह भी मुद्दा जो है उनके द्वारा माननीय कोर्ट के समक्ष रखा गया। उसके बाद दोपहर के भोजन के बाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष संशोधित ईपीएस 95 पेंशन मुद्दे पर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मथुरा ने बहुत ही वैध बिंदु दिया कि कट ऑफ तिथि अर्थात जो कट ऑफ डेट थी 1 दिसंबर 2004, इसे करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। यानी कट ऑफ डेट से पहले जो ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत जो उच्च पेंशन का विकल्प था, तो वो लिया जा सकता है, पर 1 दिसंबर 2004 के बाद यह विकल्प जो है वो हटाया गया था। तो इसके संबंध में जो है वो कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, ऐसी दलीलें जो है वो दी गई है। जबकि कट ऑफ तिथि के पहले ईपीएफओ पूर्व व्यापी रूप से ईपीएस 95 पेंशन योजना के जो पैरा 11 ऑफ 3 है, तो उसके तहत जो है वो उच्च वेतन पर जो अंशदान है तो वो लेता था, और उसके बाद ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उच्च पेंशन का भुगतान भी करता था। तो उसका यह जो विकल्प था, तो वो
1 दिसंबर 2004 के बाद जो हटा दिया गया, ऐसा बताया गया है। और अब ईपीएफओ कहता है कि यह देना संभव नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे जो पॉइंट्स थे जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में थे। माननीय श्री वेंकट रमनी जी ने भी जो छूट प्राप्त संस्थान है यानी जो एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट्स है तो उनका भी मुद्दा रखा। उनके द्वारा कहा गया कि जो एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट्स है और जो अनएग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट्स है तो उनमें कोई भी अंतर नहीं है। दोनों जो ईपीएफ के लाभ है तो सेम है, दोनों के लिए ईपीएफ के लाभ जो है वो सेम है। तो ऐसी बहुत सारे जो दलीलें है वो कल पेश की गई है। और आज के सुनवाई में भी जो एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के अधिवक्ता है तो उनके द्वारा दलीलें रखी जाने वाली है। तो उसके बारे में भी मैं आपको समय समय पर जानकारी देता रहूंगा। इसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर कल की जो सुनवाई हुई थी तो उसके बाद जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो पक्ष है वो काफी मजबूत तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो रखा गया है। और इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या फैसला दिया जाएगा तो उसके बारे में भी मैं आपको समय समय पर जानकारी देते रहूंगा। इसके लिए आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करते चलिएगा। साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों तक भी पहुंचाइए ताकि इसके बारे में जो है वो जानकारी मिल सके। तो जी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी जो भी जानकारी रहेगी तो मैं आपको देता रहूंगा। ईपीएफओ के वित्तीय स्थिरता के तर्क का खंडन करते हुए श्री वेंकट रमनी ने बहुत ही तार्किक रूप से कहा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। संवैधानिक तर्कों की अनदेखी करते हुए कृत्रिम निर्णय लिए गए हैं। श्री वेंकट रमनी ने निष्कर्ष निकाला। सेल के वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी उल्लेख किया कि अधिनियम छूट प्राप्त और बिना छूट प्राप्त वाले ट्रस्ट के बीच कोई भी भेदभाव नहीं है। उसके बाद माननीय खंडपीठ आज दोपहर को 2 बजे भी जो छूट प्राप्त संस्थान है तो उनके मुद्दों को जो है वो सुनने वाली है। और इसी सुनवाई के साथ हम यहाँ पर आशा करते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में जो फैसला है वो दिया जाए। तो जी जो भी फैसला आएगा तो मैं आपको विस्तार से उसके बारे में जो है वो जानकारी दे दूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में जो आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए आज की सुनवाई के बाद क्या अपडेट आएगा तो उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेंगे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।